बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FPIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2015 का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं और सेक्शन बी को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3A, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, कोई आपसे पूछा नहीं गया कि यानी मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बताएं या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ भी नहीं पूछा। सिंपल कहा है कि अगर आप कहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो आप इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया हुआ है SLO बेस्ड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलता। तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे? पहले तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, यानी पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, नंबर कितना है, ठीक है, नॉट ऑन देयर नेचर। अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज व्हेन वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सुक्रोज एंड 1 मोल ऑफ यूरिया। अब ये दोनों जो हमने लिए ना, ये बोथ आर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स, ठीक है, ये दोनों नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं। इनके हमने 1 मोल ले लिए हैं एंड उनको हमने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है इन 1 kg ऑफ द वाटर सेपरेटली। यानी दो अलग अलग बीकर्स में हमने 1 kg वाटर लिया हुआ है और उसमें हमने 1 मोल सुक्रोज और 1 मोल यूरिया अलग अलग से डाल दिया है। तो अब क्या होगा कि अब वैसे तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो एलिवेशन हो जाएगी ना, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएंगे। अब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ यहाँ नहीं लिखी, हमें प्रॉपर्ली नहीं पता कि कितनी 102 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। तो सिंपल हमने लिखना है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस विल इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट, यानी सेम वैल्यू तक जो है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हुए। अगर एक का 103 हो गया तो दूसरे का भी 103 हो गया है, ठीक है। इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि एक सोल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो ग्लूकोज डाला हुआ था या सुक्रोज डाला हुआ था और दूसरे वाले में जो है यूरिया डाला हुआ था, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम एक्सटेंट तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, दस इट इज़ प्रूव्ड दैट boiling point elevation depend on the number of moles or the molecules, not on the mass of the solute, so it is a colligative property, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंशन डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ कि ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमने ये सॉल्यूशन को किसी कंपार्टमेंट से जो है वो सेपरेट किया हुआ है और यहाँ पर जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पे कंसनट्रेटेड है और उसमें वाटर जो है वो लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस, सिंपल ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस किसी भी सॉल्वेंट का या गैशियस चीज़ों का, किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करने को कहते हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि हमने अगर फ्रेगरेंस यानी सेंट जो है वो अप्लाई किया है, फ्रेगरेंस खुशबू, तो वो एक जगह पे हमने अप्लाई किया है रूम में, लेकिन थोड़ी देर बाद रूम में सारी तरफ खुशबू फैल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो खुशबू है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो अब क्या होगा, वाटर डाइल्यूट सोल्यूशन से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अब हम क्या करें कि हम कोई ना कोई यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। हम यहाँ पर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करें और इस जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको रोकें, ठीक है। तो वो जितना प्रेशर लगाकर वाटर जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो हम उतना ही प्रेशर लगाएं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 100 प्रेशर से वो आने की कोशिश कर रहा है, तो हमने इधर से 100 प्रेशर ही लगाना है ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, ठीक है। तो वो जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं ना ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो वो होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम अप्लाई करेंगे और ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेशर अप्लाई करें ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करें, 120 कर दें, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगा, जिसका मतलब होगा कि अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। यानी सिंपल ऑस्मोसिस मैंने आपको समझा दिया, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, जब वो अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, लेकिन अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगा। मीन्स के वाटर जो है वो जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की ही तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और उसको हमने कैसे आंसर करना है। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। यानी जो अंदर की तरफ पानी आने लग गया है उसको रोकने के लिए हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो रुक जाए। ठीक है, टू prevent the inward flow of water across a semi permeable membrane। ठीक है, तो ये सिंपल वो था, ये था कि जो ऑस्मोसिस से आपके पास जो मूव कर रहा है वाटर, ठीक है, उसको आपने स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, अच्छा, और इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर नीडेड टू नलीफाई ऑस्मोसिस। नलीफाई का मतलब है कि जितना ऑस्मोसिस जिस प्रेशर से वाटर आ रहा है उतना ही लगाएं ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें और वाटर ना अंदर जाए ना बाहर आए, बिल्कुल अपने अपने कंपार्टमेंट में ही रहे। ठीक है, टू नलीफाई द ऑस्मोसिस, प्रेशर नीडेड टू नलीफाई द ऑस्मोसिस। ये हमारे पास हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन है। ऑस्मोसिस में तो हमेशा यही होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की भी हैं, वो अलग से एक क्वेश्चन है, तो आपने रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस को मिक्स नहीं करना। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की अपनी डेफिनेशन है और उसकी अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन किसकी पूछी हुई है, ऑस्मोसिस की। ठीक है, देख लें, बायोकेमिस्ट्स यूज अ टेक्निक कॉल्ड होमोलाइसिस टू स्टडी द कंटेंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स को उन्होंने, यानी ये आपके पास एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल के कंटेंट्स हैं, उन्होंने इसको स्टडी करना, तो इसको रप्चर करना चाहते हैं, फाड़ना चाहते हैं। ठीक है, ताकि सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो बाहर आ जाएं और वो इनको स्टडी कर सकें। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, these cells are protected from external environment by a semi permeable membrane। ठीक है, red blood cells are placed in a hypotonic solution। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, सिंस हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज लेस कंसनट्रेटेड देन द इंटीरियर ऑफ द सेल, यानी सेल अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ठीक है, और ये लेस कंसनट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपर नहीं बोला था ना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, लेकिन ये हमने इसको सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, यानी कि लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन देन इनसाइड द सेल। तो अब क्या करेगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि वाटर डाइल्यूट में ज़्यादा होता है, तो वो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ वाटर मूव करेगा। ठीक है, वाटर मूव्स इनटू द सेल, तो उससे क्या होगा, सेल आस्ता आस्ता फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, द सेल स्वेल्स एंड इवेंचुअली बर्स्ट रिलीजिंग हीमोग्लोबिन एंड अदर मॉलिक्यूल्स, और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना स्वेल कर जाएगा कि वो ब्रस्ट कर जाएगा और अंदर से हीमोग्लोबिन और अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे और जो बायोकेमिस्ट उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा था कि अगर हमने इसकी पहली एप्लीकेशन किया कि ऑस्मोसिस की, कि हम होमोलाइसिस के थ्रू जो है वो रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं और वाटर इनसाइड द सेल मूव करता है, सेल रप्चर हो जाता है और फिर हम उसके सेल के कंटेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, ऑस्मोसिस इज द मेजर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर अपवर्ड्स इन द प्लांट्स। ठीक है, ये ऑस्मोसिस से ही जा रहा होता है। वो कैसे कि देखें, जो उसके लीव्स हैं, लीव्स में से ना वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है और ज़मीन में या आप कह लें रूट्स में पानी ज़्यादा होता है, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पत्तों से जो है वो इवेपोरेट होता जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वो वाटर ज़मीन से पौधों तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करके। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऑस्मोसिस इज द मेजर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर अपवर्ड्स इन द प्लांट्स बिकॉज लीव्स कॉन्स्टेंटली लूज वाटर टू द एयर। ठीक है, बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, यानी ये हमने बायो में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। वाटर कॉन्टीन्यूसली अपनी सरफेस से वाटर लॉस करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट लीफ फ्लूइड्स बिकम्स मोर कंसनट्रेटेड, यानी लीफ के अंदर जो है वो पानी कम हो गया है। ठीक है, वो कंसनट्रेटेड हो गया है। देन ग्राउंड वाटर, दस वाटर एंटर्स द मेम्ब्रेन इन द रूट्स एंड राइजेज इनटू द ट्री। तो ज़मीन से जो पानी रूट्स में जाता है और रूट्स से जो है वो
ट्री में राइज करता है, ठीक है, उसके लीव्स तक राइज करता है। इट कैन क्रिएट एन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इससे एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है, दैट कैन एक्सीड 20 एटमॉस्फेयर इन द टॉलेस्ट ट्रीज। और यानी एक ये प्रेशर है ना, जिससे आप कह लें कि ज़मीन से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, कि एक प्रेशर से जा रहा है, तो वो कहते हैं जो लंबे लंबे दरख्त होते हैं तो उसमें ये प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि ये 20 ATM प्रेशर से पानी नीचे से जो है वो ऊपर पत्तों के टॉप तक जाता है, ठीक है। तो ये देखें कितना हाई प्रेशर डेवलप हो चुका होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो फिर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, application number 3, osmosis की, food is preserved by coating with salt which produces hypertonic solution, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें फूड को, अगर हमें किसी भी फूड को प्रिजर्व करना हो, ठीक है, सब्जियां वगैरह जो कुछ भी, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्ट्स वगैरह लगा के अच्छे से ना, या गोश्त वगैरह को प्रिजर्व करना होता है तो सॉल्ट्स वगैरह लगा के ना, तो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन बना देते हैं, हाइपरटॉनिक, ठीक है। हाइपरटॉनिक में आपको पता है कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सॉल्ट जब ज़्यादा सारा डाल देंगे, सब्जियों पर लगा देंगे या फूड पर लगा देंगे सॉल्ट, तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, ये हाइपरटॉनिक, ठीक है। Thus, food coated with the salt causes microbes on the surface to shrivel and die from the loss of water. अब जब वो फूड है, फूड का हमने सॉल्ट ज़्यादा डाल के उसको हाइपरटॉनिक बना दिया है, ठीक है, और जब कोई भी बैक्टीरिया आकर इसके ऊपर बैठेगा, ठीक है, तो उसके अंदर का जो वाटर होगा ना, वो सारा का सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, और माइक्रोब्स के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो उसके अंदर से एकदम से वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वाटर फ्लो होने लग जाएगा, और वाटर फ्लो होकर जो है वो श्रिंक हो जाएगा ना, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स डाई कर जाएंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि फूड प्रिजर्व हो जाएगा और कोई भी माइक्रोब्स उसको ख़राब नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन में आपको इसको सॉल्व करना है, और ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन एग्जांपल्स और सेल्फ चेक के ही क्वेश्चंस उठा के फाइनल में दे दिए, ठीक है। 500 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट इन 2.5 ग्राम ऑफ टैबलेट। इसी तरह 22 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम जो है वो 1 kg ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और 0.006 ग्राम मैग्नीशियम आयंस जो है वो 1 kg ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें 500 मिलीग्राम है और टैबलेट ग्राम में है, तो इन दोनों का यूनिट एक होना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप ग्राम्स में कर लें। मैस ऑफ कैल्शियम जो है वो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3 मीन्स कि आप इसको यानी इस तरह से 500 इंटू 10 की पावर -3, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको नीचे ले जाएं तो ये 1000 से आप इसका मतलब है इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 ग्राम्स, और मैस ऑफ टैबलेट 2.5 ग्राम, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है अपने, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मैस ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय मैस ऑफ टैबलेट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन, फिर बिलियन, और फिर ट्रिलियन। मिलियन के लिए 6 की पावर यूज़ होती है, बिलियन के लिए 9 की यूज़ होती है, और ट्रिलियन के लिए 12 की यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए तो आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास 22 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो अब मिली भी वही बात है, चेंज करेंगे 10 की पावर -3, तो वो नीचे जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, इसको हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.006 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन 1 kg, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ग्राम्स में ही था, इसको 1 kg को 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, और इसको हमने 10 की पावर 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो 6 पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल से थे, तो इस तरह से बहुत सिंपल भी दे दिए जाते हैं पेपर में, ताकि जो है वो बहुत यानी सारे के सारे जो है ना हाई लेवल के नहीं देने होते, ताकि बच्चे जो है वो ईजिली एवरेज बच्चा भी या बिलो एवरेज बच्चा भी इन क्वेश्चंस को ईजिली हल कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या होता है, गिव दी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और बहुत ही इजी हैं, सिंपल हैं कि गैसेस को हम क्या माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि ये रैंडमली मूव करते हैं, इनकी मोशन जो है वो रैंडम होती है,
और यानी यहाँ से सीधा इधर जाएंगे, ठीक है, सीधा इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, अनटिल ये किसी सरफेस से टकराते नहीं है, ये बिल्कुल सीधी 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 मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं until in a straight line until they collide with one another or with the walls of the container। ऐसा नहीं है कि यूँ मूव करें खुद से ही ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हैं, नहीं, जब तक ये किसी चीज़ से स्ट्राइक नहीं करते इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास 3, इनकी कोलिजन्स जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, मीन्स कि इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर थॉट टू बी ऑफ सेम मास एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम द गैस टू गैस। यानी अगर हाँ हाइड्रोजन के एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, उन सब का मास और साइज़ एक जैसा होगा, लेकिन डिफरेंट होगा किसी दूसरी गैस से जिसका फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन डाला हुआ है और उसका साइज़ और मास डिफरेंट होगा, ठीक है। एक गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स का मास और साइज़ बराबर होता है। द फिफ्थ इसका क्या है पोस्टुलेट, द प्रेशर इज प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब प्रेशर कैसे होता है, कोलिजन से होता है, जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ आपस में या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जब कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और 7th पॉइंट क्या है, एट रिलेटिवली लो प्रेशर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर डायमीटर। अब लो प्रेशर का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सारी स्पेस होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब प्रेशर लो होता है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उनके अपने डायामीटर के मुकाबले में, ठीक है। डायमीटर तो पता है ना आपको, ये मॉलिक्यूल है तो ये उसका डायमीटर होता है, तो डायमीटर के मुकाबले में जो पूरा वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उनके डायमीटर के। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये आइडियल सिचुएशन के लिए होते हैं ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, और उसमें हम यही कंसिडर करते हैं कि गैसेस चाहे पोलर हैं नॉन पोलर हैं, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं करते, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये इसको भी हमने आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास R.J. कैल्सियस ने जो है वो इक्वेशन ड्राइव की है फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो वो है PV = 1/3 mn/c² बार। तो ये हमने सारे के सारे पोस्टुलेट्स लिख दिए हैं, ये जर्नल हैं, अगर आ जाते हैं तो आप इजीली इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, गैसेस डू नॉट शो आइडियल बिहेवियर्स एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर्स, वाई। स्टूडेंट्स, अब जब आपको ये वाला क्वेश्चन आए तो आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की बात पूछ रहे हैं या हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में जो है ना लो टेम्परेचर पे गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेव करेगी, नॉन आइडियल, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान में लो टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। और ये जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला होगा ये आइडियल कंडीशन होगी, ठीक है। तो अब आपने देखना होगा पेपर में आपको आइडियल सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा हुआ है या नॉन आइडियल सिचुएशन के लिए कहा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैसेस बिहेव आइडली हाउ, ठीक है, कैसे बिहेव करती हैं। तो अब आपने यहाँ पे तो आपने बताना है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो आइडियल बिहेव नहीं करती, क्यों। तो ये हमने ऑलरेडी 2014 का जो सेकंड पेपर था उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया, आपने उसी को ही यहाँ पे कोट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मेंटेन एट 300 केल्विन, इट्स वॉल्यूम इज 250 cm3, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अंडर the conditions when gas is ideal and when gas is non-ideal के लिए A और B कॉन्स्टेंट्स की आपको वैल्यूज भी दी जाएंगी, ठीक है। तो आपने सिंपल ये जो सारा डाटा दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, टेम्परेचर वॉल्यूम, अच्छा 1 मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। और R की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, वो आप लगा लेंगे, तो प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही 5 चीज़ें होती है ना, PV = nRT। तो ये आपने डाटा लिख लिया और PV = nRT में आपने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, वॉल्यूम 1 मोल 0.0821। अच्छा, अब हमने
आर की वैल्यू 0.0821 क्यों लगाई है, देखें यहाँ पर हमने इसको ना सी एम क्यूब को हमने डी एम क्यूब में कर लिया, तो वॉल्यूम हमारे पास डी एम क्यूब में था, तो डी एम क्यूब वाला ही हम जो फिर आर की वैल्यू लगाएंगे, तो जिससे हमारे पास प्रेशर का जो आंसर आएगा वो एटीएम में आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारे पास आ जाएगा 98.52 एटीएम। और अगर गैस से जो है वो रियल बिहेव करे, नॉन आइडियल, तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से, ये डाटा तो वही है सारा का सारा, सिंपल ए एंड बी लिखा है, डाटा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस की इक्वेशन लिख लें रियल गैस की, ठीक है, P + A n² / v², V/n/b nRT। अब इसको आपने क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो रहा है प्रेशर के साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। फिर अब हमारे पास प्रेशर के साथ ये पूरा जो फैक्टर प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन अरेंज हो गई है। अब हम इसमें सब में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दें, सारे के सारे यूनिट्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और आपके पास आंसर एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स इस तरह से कट ऑफ करने हैं तो कर दें, नहीं करने तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डाटा में सारे के सारे यूनिट्स लगाए हुए हैं और उन्होंने आपस में कैंसिल आउट ही हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, स्टेट Chatelier's प्रिंसिपल, हाउ कैन वन प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ change in concentration and temperature upon chemical reaction at equilibrium using Chatelier's principle। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने ना सब्जेक्टिव में भी आपने देखा था कि इसी 2015 का जो हम फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, इसके सेक्शन बी में इन्होंने एक रिएक्शन इक्वेशन दी हुई थी और उससे फिर हमने बताना था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक इक्वेशन दे के, एक सिचुएशन दे के पूछा था कि अब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, क्या करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जनरल आपको ली चैटलियर पूरा का पूरा लिखने के लिए कह दिया है कि पूरा लिखें। ठीक है, कैसे कंसंट्रेशन चेंज करने से और टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अब कंसंट्रेशन में भी हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो हमें सब बताना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ करने से कैसे होगा, डिक्रीज़ करने से कैसे होगा, प्रेशर प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करने से क्या होगा और प्रोडक्ट्स डिक्रीज़ करने से क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर का भी आपके पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, और एक्सोथर्मिक, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा या इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा और डिक्रीज़ करने से किस तरफ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपने एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है, अब देखें कैसे लिखना है। स्टेटली चैटलियर्स प्रिंसिपल, पहले आप जर्नल लिखें। इफ़ द चेंज इज imposed on a system at equilibrium, the position of the equilibrium will shift in the direction which tends to reduce that change। अब हमने चेंज नहीं बताया कि हमने चेंज में किया क्या है, हमने कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, किसकी, हमने सिर्फ चेंज बोला है। ठीक है, तो ये जर्नल इसकी डेफिनेशन है ली चैटलियर की। और अब हम इसका बताएंगे कि द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम और the effect of change in concentration, pressure, temperature and catalyst, ये सब जो है वो equilibrium position को affect कर सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। effect of change in concentration, जब reactants ऐड किए जाएंगे तब क्या होगा। When reactants are added, the concentration of reactants will increase। Obviously बात है, जब reactants ऐड करेंगे concentration बढ़ेगी and the reaction will move in the forward direction to decrease the concentration of the reactants until the new equilibrium is established। इसी पे ही आपने अब दूसरा भी कर देना उलट। ठीक है, या आप इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, लिखना है स्पेस है तो आप लिख भी सकते हैं, या इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होगा कि रिएक्टेंट्स ऐड करने से फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट्स रिमूव करने से जो है वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो मैंने यहाँ पर इसको पूरा इस तरह से लिख भी दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट का। व्हेन प्रोडक्ट इज एडेड, तो क्या होगा, जब प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट्स आर एडेड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी एंड द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं और गोज टू फॉर्म ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स अगर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होगा कि प्रोडक्ट्स ऐड करने से रिवर्स हो रहा है तो प्रोडक्ट्स रिमूव करने से फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें, ये मैंने इसको लिख भी दिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन को पहले देख लें और उसमें रिएक्टेंट्स प्लस हीट ऐड हो रही है और प्रोडक्ट, और इसमें आप पहले बताएं, ठीक है, कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट, और अब बताएं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा। ठीक है, सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है,
ये देखें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हीट ज़्यादा हो जाएगी ना। द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हीट बढ़ाई इसका मतलब है रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड साइड पे रिएक्शन जाएगा। किस लिए? टू डिक्रीज द एडेड हीट until new equilibrium is established and vice versa। अब आप इसके साथ वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। उसका मतलब होगा कि टेम्परेचर को जब डिक्रीज किया जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा, और ये मैंने पूरी लाइन भी लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब साथ पहले लाइन में लिख दें, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द हीट विल एक्ट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और अब हम इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। किस लिए? टू डिक्रीज द एडेड हीट अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा मीन्स का क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे एक एक लाइन में सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। When a 0.218 mole sample of hydrogen iodide was heated in a flask of 1 dm cube, यानी moles दिए हुए और साथ 1 dm cube दिया हुआ है, the following equilibrium is established at 700 Kelvin, ठीक है। ये equilibrium आ गया। और अब आपने क्या बताना है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 0.023 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बता दी है, और आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन और जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अब देखें बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 1 dm क्यूब है, तो हम मोलर कंसंट्रेशंस डालेंगे जब, तो वो हमारे पास 0.218 मोल स्टार्ट में थे, और इनिशियली जो है हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो 0 थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर जो है हमारे पास हाइड्रोजन भी कुछ अमाउंट में बना, आयोडीन भी बना, और साथ अब 0.218 में से यानी 0.218 में से x माइनस करेंगे, लेकिन सिंपल x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 2x माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबकी पता चल गई हैं। इसकी है 0.218 में से 2x जाएगा, और इसकी x के बराबर है, और इसकी भी x के बराबर है। तो अब इसमें से हमें ये गिवन है, ठीक है, ये हमें हाइड्रोजन की गिवन है कि इक्विलिब्रियम पर ये 0.023 मोल्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। हमने इनको मोलर कंसंट्रेशंस कंसिडर किया है क्योंकि 1 dm क्यूब से इनको डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड जो है 0.218 में से 2x माइनस करें, और फिर 0.178 मोलर आ जाएगा। यहाँ पर ये मोलर है, ठीक है, मोलर है। तो अगर आपने इनके फिर मोल्स बताने हैं तो ये इक्वल्स टू मोल्स भी उतने ही आएंगे, ठीक है। और आयोडीन भी इतने ही मोलर बनेगा, और हाइड्रोजन भी इतने ही मोलर इनकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे ये सब जो है वो मोल्स में बनेंगे, सॉरी मोलर कंसंट्रेशंस हैं। तो अब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड के ये जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं इनका मतलब है 0.172 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है, पर 1 dm क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। डिफाइन पीएच एंड कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब में होती है, और ये इसका फार्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और सल्फ्यूरिक एसिड जब आयनाइज होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अगर हम इसके 0.001 मोल लेंगे तो हाइड्रोजन आयन के कितने बनेंगे? 2 इंटू 0.001 मोलर कंसनट्रेशन आ जाएगी, और उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.699, ठीक है। सिंपल सा था। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट
give two applications of buffer solutions. Buffer solutions are used to maintain the pH of the culture media for growth of bacteria in bacteriological applications. यानी इसमें क्या होता है कि अगर ज़रा सी भी pH चेंज हो तो जो वो कल्चर मीडिया पे स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजिस्ट्स, तो वो इसको स्टडी नहीं कर सकते और वो जो भी उनके बैक्टीरियाज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनकी पीएच कांस्टेंट रहनी चाहिए, दैट्स वाई वो बफर सोल्यूशन बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन एप्लीकेशन नंबर 2. दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एंड लास्ट में द बफर सोल्यूशंस आर आल्सो यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स. आप इनमें से कोई सी भी दो लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो है ना वो आपको किसी भी ख़ास एरिया से रिलेटेड भी कह सकते हैं, कि जैसे कहेंगे कि बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस बता दें तो उसमें फिर आप ये बैक्टीरिया वाली बता सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली नहीं बता सकते. ठीक है. जब वो आपको स्पेसिफिक कर देंगे कि बफर सॉल्यूशन की इस एरिया में जो है वो एप्लीकेशन बताएं, तो आपको उसी एरिया की एप्लीकेशन ही बतानी पड़ेगी. ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. यहाँ तक हमने 2015 का फर्स्ट पेपर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, सेक्शन सी को. अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए. आमीन.